डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन ने प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन का विकृतीकरण पढ़ा था। आज अपन एंजाइम के बारे में चर्चा करेंगे। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक को ही क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। जैव उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। सबसे पहले बेर्ज़ेलियस नामक वैज्ञानिक ने एमाइलेज एंजाइम की खोज की थी। इन जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम का नाम डब्ल्यू क्यूहेन ने दिया था। जैव उत्प्रेरकों का एंजाइम नाम किसने दिया था? किसने दिया? डब्ल्यू क्यूहेन ने। किसने दिया था? डब्ल्यू क्यूहेन नामक वैज्ञानिक ने। यानी बेर्ज़ेलियस ने एमाइलेज एंजाइम की खोज की थी सबसे पहले, और जैव उत्प्रेरक को सबसे पहले एंजाइम नाम दिया था डब्ल्यू क्यूहेन ने। जेबिस समनर ने 1926 में यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में प्रयोगशाला में संश्लेषित किया और ये बताया कि एमाइलेज क्या होते हैं? एमाइलेज क्या होते हैं? प्रोटीन अणु होते हैं। जेबिस ने सर्वप्रथम यूरिएज एंजाइम का प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। कौन से एंजाइम को? यूरिएज एंजाइम को। कौन से वैज्ञानिक ने? जेबिस समनर नामक वैज्ञानिक ने 1826 में। तथा ये बताया कि एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन अणु होते हैं। समनर नामक वैज्ञानिक ने 1926 में यूरिएज एंजाइम की खोज की और उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया, यानी बनाया, और उन्होंने बताया कि एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन अणु होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन अणु होते हैं। मेयरबेक ने एंजाइम को निम्न रूप से परिभाषित किया कि एंजाइम क्या होते हैं? सरल एवं संयुग्मित प्रोटीन होते हैं जो कि विशिष्ट। एंजाइम क्या होते हैं? सरल संयुग्मित प्रोटीन होते हैं जो कि विशिष्ट उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। ये एंजाइम जटिल कार्बनिक होते हैं जो स्वयं परिवर्तित हुए बिना ही जीवों में होने वाली क्रिया को परिवर्तित कर देते हैं। यानी मेयरबेक ने बताया कि एंजाइम क्या होते हैं? विशिष्ट उत्प्रेरक होते हैं। ये जटिल कार्बनिक होते हैं जो कि स्वयं परिवर्तित हुए बिना जीवों में होने वाली विभिन्न जैव प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अब है एंजाइम के गुण। एंजाइम के गुण। एंजाइम रंगहीन जल व लवणों के तनु विलयन में विलय होते हैं, यानी रंगीन होते हैं। जल और लवणों के तनु विलयन में विलय होते हैं। आरएनए के अलावा सभी एंजाइम प्रोटीन अणु होते हैं। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। अपवाद कौन है? आरएनए। यानी आरएनए के अलावा सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम अभिक्रिया में कभी समाप्त नहीं होते। एंजाइम अभिक्रिया में कभी समाप्त नहीं होते। अतः एंजाइम अभिक्रिया के पश्चात एक एंजाइम उसी ही के अन्य क्रियाधार के साथ नई अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। किसी भी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरण के लिए एंजाइम की बहुत थोड़ी मात्रा पर्याप्त होती है, क्योंकि यह पुनः प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? ये पुनः प्रयुक्त होते हैं, तो थोड़ी सी मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरण करने के लिए पर्याप्त होती है। एंजाइम किसी भी अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। संकीर्ण ऊर्जा को क्या करते हैं? कम करते हैं। और क्या करते हैं? अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। एंजाइम संकीर्ण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, परंतु अभिक्रिया की दशा तथा साम्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
एंजाइम की अभिक्रिया की दर 10 के घात 20 गुना तक बढ़ जाती है। एंजाइम के अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। अभिक्रिया की दिशा अथवा साम्यावस्था पे कोई प्रभाव नहीं होता है। एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं। एक प्रकार का एंजाइम एंजाइम क्या होते हैं? अति विशिष्ट होते हैं। एक प्रकार का एंजाइम एक प्रकार की अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है, यानी एमाइलेज एंजाइम केवल स्टार्च अपक्षरण को ही उत्प्रेरित करेगा, सेलुलोज को नहीं। एमाइलेज एंजाइम क्या करेगा? केवल ये विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करते हैं। एमाइलेज एंजाइम केवल किसको करेगा उत्प्रेरित? स्टार्च को ही, परंतु सेलुलोज को नहीं करेगा। एंजाइम की सक्रियता कुछ कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों द्वारा नियंत्रित होती है। एंजाइम की सक्रियता किससे नियंत्रित होती है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों द्वारा नियंत्रित होती है। उससे कम भी किया जा सकता है और अधिक भी किया जा सकता है। एंजाइम शरीर तापमान 310 केल्विन तथा सामान्य ताप में pH 6 से 8 पर अधिक सक्रिय होते हैं। टेम्परेचर तो कितना? 310 केल्विन और pH का मान कितना होगा? 6 से 8। इस पे एंजाइम ज़्यादा सक्रिय होते हैं। उच्च ताप, पराबैंगनी प्रकाश, अम्ल, उच्च लवण सांद्रता, अक्षारीय विकर्मक और एंजाइम की प्रकृति स्थिति तथा संरचना को क्या कर देते हैं? विकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विकृत कर देते हैं। कौन कौन से कारक? उच्च ताप, पराबैंगनी प्रकाश, उच्च लवण सांद्रता, क्षारीय अभिकर्मक और एंजाइम की प्रकृति स्थिति और संरचना को क्या कर देते हैं? विकृत करेंगे। इस अभिक्रिया को कहेंगे विकृतीकरण। क्या कहेंगे? ये विकृत करेंगे और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? विकृतीकरण। क्या कहेंगे? विकृतीकरण। कुछ कृत्रिम अणु भी एंजाइम जैसी उत्प्रेरक क्रिया को दिखाते हैं। कृत्रिम अणु भी एंजाइम की क्रिया को दिखाते हैं। कुछ कृत्रिम अणु भी एंजाइम जैसी उत्प्रेरक क्रिया दिखाते हैं और उनको कहते हैं कृत्रिम एंजाइम। क्या कहेंगे? कृत्रिम एंजाइम। क्या कहेंगे? कृत्रिम एंजाइम। एंजाइम का नामांकन। एंजाइम अब तक के 3000 एंजाइम ज्ञात किए जा सके हैं, जिसमें 300 के करीब एंजाइमों का व्यापारिक उत्पादन किया जा चुका है। आधुनिक पद्धति के अनुसार एंजाइम जिस क्रियाधार पर क्रिया करते हैं उनके नाम के पश्च भाग पर एज जोड़कर एंजाइम का नाम दिया जाता है। जैसे लिपिड में ग्लिसरॉल तथा वसामल के बदले वाले एंजाइम को क्या कहेंगे? लाइपेज। क्या कहेंगे? लाइपेज। और प्रोटीन है को एमिनोमल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम को प्रोटियोज कहते हैं और माल्टोज का जलावटन करने वाले एंजाइम को क्या कहेंगे? माल्टेज एंजाइम। क्या कहेंगे? माल्टेज एंजाइम। यानी लिपिड को ग्लिसरॉल तथा वसामल में बदलने वाले एंजाइम को तो कहेंगे लाइपेज और प्रोटीन को एमिनोमल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम कहेंगे प्रोटियोज और माल्टोज का जलावटन करने वाले उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम कहेंगे माल्टेज। यानी लिपिड जो वसा है उसका किस में चेंज करेंगे? ग्लिसरॉल और वसामल में। कौन सा एंजाइम काम आएगा? लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम आएगा? लाइपेज एंजाइम। और प्रोटीन को एमिनोमल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम होगा प्रोटीएज और माल्टोज का जलावटन क्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम होगा माल्टेज। इस तरह से लाइपेज, प्रोटीएज और माल्टेज एंजाइम लिपिड को ग्लिसरॉल वसामल में लाइपेज एंजाइम परिवर्तित करता है। प्रोटीन को एमिनोमल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम को प्रोटियोज कहते हैं और माल्टोज को की जलावटन क्रिया द्वारा उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम होगा माल्टेज। कौन सा एंजाइम होगा? माल्टेज। जैव रसायन अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB कमीशन ने 1965 में
एंजाइमों को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया था। कितने भागों में? 6 भागों में। IUB IUB की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसमें पहला है वो है ऑक्सीडोरिडेक्शन, ऑक्सीडोरिडेक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम जैविक ऑक्सीकरण व अवकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन तथा श्वसन और कीवन से संबंधित होता है। यानी ऑक्सीडोरिडेक्टेज एंजाइम पहला कौन सा है? एंजाइम वर्ग का पहला वर्ग है ऑक्सीडोरिडेक्टेज एंजाइम, और ये एंजाइम जैविक ऑक्सीकरण अपचयन श्वसन और कीवन से संबंधित है। दूसरा वर्ग है ट्रांसफेरेज वर्ग। कौन सा वर्ग है? ट्रांसफेरेज वर्ग। ये पदार्थ ट्रांसफेरेज ये पदार्थ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक किसी समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करेगा। क्या करेगा? स्थानांतरण को। यानी ट्रांसफेरेज वर्ग के एंजाइम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक किसी समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। आइसोमेरेजेज एंजाइम ये अंतर आणविक पुनर्विन्यास को उत्प्रेरित करते हैं। अंतर आणविक पुनर्विन्यास को उत्प्रेरित करते हैं। हाइड्रोलिसिस वर्ग के एंजाइम जल अपघटन की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करेंगे। किसको करेंगे? जल अपघटन की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करेंगे। लाइसिस एंजाइम ये क्रियाधारकों से जल अपघटन के अतिरिक्त अन्य क्रियाधारकों द्वारा समूह के अपयनन यानी रिमूवल को उत्प्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विबंध उत्पन्न हो जाता है। कौन सा बंध उत्पन्न होता है? द्विबंध। अब है लाइसोगेजेज एंजाइम। लाइसोगेजेज का दूसरा नाम है सिंथेटेजेज एंजाइम। ये संघनन द्वारा दो समूहों को संश्लेषण के लिए उत्प्रेरित करते हैं। इस अभिक्रिया में ATP अथवा कोई अन्य ट्राइफॉस्फेट आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? ट्राइफॉस्फेट आवश्यक होता है। इस तरह एंजाइमों के 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। IUPB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री कमीशन ने 1965 में एंजाइम को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। पहला है ऑक्सीडोरिडेक्टेज एंजाइम। ये जैविक ऑक्सीकरण अपचयन श्वसन और कीवन से संबंधित है। दूसरा एंजाइम है आइसोमेरेज एंजाइम। ये आइसोमेरेज एंजाइम अंतराण्विक पुनर्विन्यास को उत्प्रेरित करता है। तीसरा एंजाइम है वो ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक किसी समूह के स्थानांतरण के लिए उत्प्रेरित करता है। और चौथा है हाइड्रोलिसिस एंजाइम वर्ग के एंजाइम। ये जल अपघटन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। किसको उत्प्रेरित करते हैं? जल अपघटन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। पांचवा है लाइसेस एंजाइम। ये क्रियाधारों के जल अपघटन के अतिरिक्त अन्य क्रियाधारों द्वारा समूह में अपव्ययन को उत्प्रेरित करेंगे। किसको उत्प्रेरित करेंगे? अपव्ययन को। और छठा वर्ग है लाइसोगेजेज या सिंथेटेज एंजाइम। ये संघनन यानी 2 या 2 से अधिक बड़े अणुओं के निर्माण करते हैं। ये संघनन द्वारा 2 समूह के संश्लेषण को उत्प्रेरित करते हैं। इस अभिक्रिया में ATP या कोई अन्य ट्राइफॉस्फेट आवश्यक होता है। अब है एंजाइम्स के कार्य। एंजाइम के कार्य। माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम अंतररस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अंतररस में पाया जाता है। जो माल्टेज
पर क्रिया करके, माल्टोज पे क्रिया करके उसको किस में अपघटित कर देगा? ग्लूकोज में। किस में अपघटित करेगा? ग्लूकोज में। दूसरा एंजाइम है एमाइलेज। ये जठरस में पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में अपघटित करेगा। किस में अपघटित करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में अपघटित करेगा। तीसरा एंजाइम है वो है लाइपेज। ये जठरस में उत्पन्न होता है तथा वसा को ग्लिसरॉल वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है। पांचवा एंजाइम है पेप्सिन। ये उदरजष्ट रसर जठरस में पाया जाता है। ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। और ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय में पाया जाता है। ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में चेंज करता है। रेनिन एंजाइम भी अग्नाशय रस में पाया जाता है। दूध पे क्रिया करके दूध से फट जाता है। इसे रेनिन एंजाइम से क्या होगा? दूध फट जाएगा। क्या होगा? रेनिन एंजाइम अग्नाशय रस से पाया जाता है जो कि दूध का स्कंदन करता है। दूध का क्या करता है? यानी फटने का मतलब स्कंदन करता है। दूध के से पनीर बनता है ना, तो रेनिन एंजाइम दूध पे क्रिया करके दूध का क्या करता है? स्कंदन करता है। क्या करता है? स्कंदन करता है। टाइलिन एंजाइम है ये कि मुंह की लार में पाया जाता है जो पॉलीसेकेराइड को डेक्स्ट्रीन में अपघटित करता है। पॉलीसेकेराइड को किस में करेगा? डेक्स्ट्रीन में अपघटित करता है, यानी डेक्स्ट्रीन में अपघटित करता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज या राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम आंत के अग्नाशय रस में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए पे क्रिया करके ओलिगोमोनोन्यूक्लियोटाइड में चेंज करता है। एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम में